नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपूर्वा न्यूज। पश्चिम एशिया में युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान की सख्त चेतावनी, अमेरिकी बड़े हमले की तैयारी, सऊदी पर मिसाइलें, तेल $115 पार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडराता ट्रिपल खतरा। आज की रिपोर्ट में हर बड़ी अपडेट विस्तार से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज सोशल मीडिया पर जो लिखा, वह पढ़कर पूरी दुनिया सतर्क हो गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसराइल ने जब हमारे साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया, तब हमने जो जवाब दिया वह हमारी असली ताकत का बस एक छोटा सा हिस्सा था। हमने इसलिए संयम रखा क्योंकि युद्ध विराम की अपीलों का सम्मान करना जरूरी था। लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे पर एक बार और हाथ उठाया गया तो हम बिल्कुल भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब तक ईरान की नागरिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई नहीं होती, तब तक इस युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। अराक्ची की इस चेतावनी के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तत्काल हलचल मची और ब्रेंट क्रूड $115 प्रति बैरल तक जा पहुंचा। पश्चिम एशिया में ये युद्ध अब और गहरा होता जा रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने आज पेंटागन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज का स्ट्राइक पैकेज अब तक का सबसे बड़ा होगा। ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी माना कि अमेरिकी सेना अब ईरान के और अंदरूनी इलाकों तक हमले कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि अमेरिका एक खाड़ी युद्ध केवल अपनी शर्तों पर समाप्त करेगा और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इस बीच पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस से $200 अरब से अधिक के युद्ध खर्च की मंजूरी मांगी है। ये रकम इस बात का सबूत है कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ईरान के क्लस्टर मिसाइल हमलों ने इस्राएली सेना के भीतर एक अजीब किस्म की बेचैनी और अफरातफरी पैदा कर दी है। मोर्चे पर तैनात आईडीएफ सैनिकों ने अपने अधिकारियों को संदेश भेजकर बताया कि उनके पास न कोई कवर बचा है और न ऊपर से कोई कमान मिल रही है। हालात इतने भयावह हो गए हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। दरअसल ईरान ने जो खुर्रामशर 4 और काद्र मल्टी वॉरहेड मिसाइलें दागी, वे हवा में एक साथ कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं, जिससे एक बड़े क्षेत्र में तबाही मचती है। और इसराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम रक्षा तंत्र भी इन्हें पूरी तरह रोकने में नाकाम रहा। इसराइल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून का सीधा उल्लंघन बताया है। तेल अवीव, रामात गान और बनी बरक में कई जगह आपातकालीन दल तैनात हैं और राहत बचाव का काम जारी है। सऊदी अरब का धैर्य अब चुकता दिख रहा है। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने आज सीएनबीसी से बात करते हुए कहा कि ईरान के बार बार के हमलों ने हमारा भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब और सहन नहीं होगा और जो ये हमले हो रहे हैं उनका जवाब देने की हमारी सहनशीलता की भी एक सीमा है। आज रियाद पर 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। हालांकि सऊदी एयर डिफेंस ने सभी को सफलतापूर्वक हवा में ही नष्ट कर दिया। खाड़ी के देश अब एक मुश्किल चौराहे पर खड़े हैं, जहां एक तरफ कूटनीति का रास्ता है और दूसरी तरफ सैन्य जवाब का विकल्प। इस युद्ध में साउथ पास और असलफान के नाम बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये इतने अहम क्यों हैं? दरअसल साउथ पास गैस फील्ड दुनिया का सबसे विशाल प्राकृतिक गैस भंडार है, जिसे ईरान और कतर मिलकर साझा करते हैं। इसराइल के हमले के बाद इसके 4 प्रमुख रिफाइनिंग चरण बंद हो गए, जिससे ईरान की अपनी घरेलू गैस आपूर्ति संकट में पड़ गई। दूसरी तरफ कतर का रास लफान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात केंद्र है। ईरानी मिसाइल हमले से वहां 3 बड़ी आग की घटनाएं हुई, जिनसे पूरी दुनिया में गैस की कीमतें आसमान छूने गई हैं। सीधे कहें तो जब ये 2 जगहें जलती हैं तो पूरी दुनिया की रसोई और फैक्ट्री दोनों महंगी हो जाती हैं। आज ईरान ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया के व्यापार जगत में खलबली मचा दी। ईरानी संसद में एक विधेयक पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर जहाज से टोल और टैक्स वसूला जाएगा। ईरानी सांसद मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि होर्मुज की इस अनूठी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने यह भी कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद होर्मुज के लिए पूरी तरह नई व्यवस्था बनेगी। याद रहे कि होर्मुज से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजरता है, इसलिए यह खबर भारत सहित दुनिया के हर देश को सीधे प्रभावित करती है। पश्चिम एशिया की आग अब भारत के दरवाजे तक पहुंच गई है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इस संकट में 3 तरफा यानी ट्रिपल थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। पहला, भारत जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने पहुंची हैं और सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि यह मुलाकात उनके लिए अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकती है। ट्रंप ने जापान से होर्मुज में अपने जहाज भेजने को कहा था, लेकिन जापान ने अभी तक इसे नहीं माना है। ताकाइची के सामने यह सवाल भी है कि ईरान पर अमेरिका का यह हमला आखिर अंतर्राष्ट्रीय कानून की कसौटी पर कहां खड़ा है। हालात यह है कि जापान की मात्र 9% जनता इस युद्ध के पक्ष में है और चिंता की बात यह भी है कि जापान अपनी 70% तेल जरूरत होर्मुज के रास्ते पूरी करता है। यही वजह है कि अर्थशास्त्री जापान की मंदी में जाने की चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने काबुल के अस्पताल पर हमले को लेकर जो बयान दिया वो सुनकर रूह कांप जाती है।
उन्होंने कहा कि उस परिसर में जो लोग थे वे नशे के आदी थे, जिन्हें तालिबान आत्मघाती बम वर्षकों की तरह तैयार करता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान में जितने आत्मघाती हमले हुए उनमें सभी हमलावर नशे के आदी थे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब संयुक्त राष्ट्र ने उस हमले में कम से कम 143 मौतें दर्ज की हैं, जबकि अफगान अधिकारियों का कहना है कि 408 लोग मारे गए। ये बयान न केवल तथ्यहीन है बल्कि मानवता के प्रति एक बेशर्म और अक्षम्य रवैया भी दर्शाता है। कल का दिन शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बेहद तकलीफ दे रहा। सेंसेक्स एक झटके में 2496 अंक यानी 3.26% गिरकर 74,207 पर आ गया। एलपीजी संकट के बीच आज संसद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बड़ा और जरूरी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त रूस, अमेरिका और दुनिया के हर उस देश से बातचीत कर रहा है जहां से एलपीजी मिल सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि देश के लोगों तक ईंधन पहुंचाना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भरोसा दिलाया कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 913 रुपए पर ही टिकी हुई है। अमेरिका से एलपीजी आयात शुरू हो चुका है और दूसरा टैंकर नंदा देवी पहले ही गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के आसन्न विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के पक्ष में खुलकर समर्थन दे दिया। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को अपना हथियार बनाकर बंगाल की जनता को ठगने की कोशिश कर रही है। ये बयान उस वक्त आया है जब टीएमसी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। राजस्थान के लाखों छात्र और उनके परिवार इन दिनों एक बड़े इंतजार में हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई की 10वीं कक्षा का परिणाम इस सोमवार यानी 23 मार्च तक आ सकता है। बोर्ड के करीब सूत्रों ने इसकी संभावना जताई है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। इस साल लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे और अब सबकी निगाहें उस एक दिन पर टिकी हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची सामने रखी है, जिसमें 88 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस सूची की सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर जालुकबाड़ी से अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस से ताजा पाला बदलने वाले प्रद्युत बोरदोलोई को डिसपुर से मैदान में उतारा गया है। असम में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी और 4 मई को पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना। खाड़ी युद्ध की मार से जूझ रहे भारतीय निर्यातकों को आज केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत दी। सरकार ने रिलीफ नाम की एक नई योजना शुरू की है, जिसका पूरा नाम है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। 497 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत निर्यातकों को युद्ध जोखिम बीमा, बढ़ी हुई ढुलाई लागत में मदद और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। छोटे और मझोले कारोबारियों को 50% तक फ्रेट सरचार्ज वापस मिलेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि होर्मुज बंद होने से सबसे ज्यादा तकलीफ जिन निर्यातकों को हुई है, उनके लिए यह योजना उम्मीद की एक किरण है। बॉलीवुड के दीवाने आज खुश हैं क्योंकि रणवीर सिंह की सबसे बड़ी फिल्म का इंतजार खत्म हो गया। निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर 2 द रिवेंज आज 19 मार्च को 5 भाषाओं में देश भर के सिनेमाघरों में एक साथ उतर आई है। पिछले दिसंबर में आई धुरंधर 1 ने 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था, इसलिए सीक्वल से भी दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं। जो इसे घर बैठे देखना चाहते हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। ओटीटी पर यह फिल्म जून 2026 के आसपास आ सकती है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में आज एक और यादगार पन्ना जुड़ गया। नासा ने आज रात अपने आर्टेमिस 2 मिशन के 322 फुट ऊंचे रॉकेट को धीरे धीरे लॉन्च पैड 39B की तरफ बढ़ाना शुरू किया। 1 अप्रैल को यह रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद के पास तक जाएगा। ये 1972 के बाद पहली बार होगा जब कोई इंसान चंद्रमा के इतने करीब जाएगा। ये पल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान की टीम एक अजीब उलझन में फंसी हुई है। टीम न तो टूर्नामेंट से हटने को तैयार है और न ही अमेरिका जाने को राजी है, जहां यह विश्व कप होना है। ईरान ने मैक्सिको में अपने मैच खेलने का सुझाव दिया था, लेकिन फीफा ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब फीफा जल्द कोई अंतिम फैसला करेगा और ऐसा लग रहा है कि ईरान को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये ईरान की टीम और उसके करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद दुखद होगा। ईद उल फितर के त्योहार को देखते हुए बैंकों से जुड़ी एक जरूरी जानकारी आपके काम आएगी। 20 मार्च यानी शुक्रवार को बैंक खुले रहेंगे और आपका सारा काम सामान्य रूप से होगा। 21 मार्च शनिवार को ईद उल फितर की वजह से देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 22 मार्च रविवार को वैसे भी हफ्ते की छुट्टी होती है, इसलिए उस दिन भी बैंक नहीं खुलेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तीनों दिन भी 24 घंटे काम करती रहेगी। बस काउंटर का काम हो तो पहले ही निपटा लें। तो दोस्तों, ये थी युद्ध, तेल संकट, शेयर बाजार की गिरावट और भारत पर असर से जुड़ी बड़ी खबरें। हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर अपडेट महत्वपूर्ण है।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहें पूर्वा न्यूज के साथ।